हे वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ, सो फाइनली फिर से एक बार मुलाकात कर रहे हैं एसएम के रिलेशन में। यस, एसएम बहुत इजी गोइंग लग रहा है सर एज कम्पेयर टू आईटी। एसएम ओह ऑसम। ओके फाइन। फिलहाल आपके पास एडवांटेज ये है कि हम लोग ये लास्ट में शुरू किए तो क्वाइट ऑब्वियस है लेक्चर्स जो हमारे कंप्लीट हो गए तो यूजुअली ये एग्जाम के जस्ट पहले होंगे। जस्ट मतलब सर इतने पास में कंप्लीट मत करो, अरे टेंशन मतलब वो मेरा लोड है कि किस तरीके से कंप्लीट करना है। लेकिन मेक श्योर कि जितने भी कॉन्सेप्ट है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ, तो डेफिनेटली जितना दे रहा हूँ रोज का रोज पढ़ के इसे कंप्लीट करो तो आप सही डायरेक्शन में मूव ऑन करोगे, है ना। सही स्ट्रैटेजी आपको सही दिशा में लेके जाएगा, नहीं तो मरोगे कसम से। ओके बाय द वे, फिलहाल बात करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। यहाँ पे एक भाई साहब की डेफिनेशन था, डेफिनेशन थी वो विलियम्स ग्रुप की डेफिनेशन। इसके बाद हमने लोगों ने कंबाइन कॉन्सेप्ट पढ़ा था व्हाट मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने के बाद हम लोग गए थे हाँ स्ट्रेटेजिक लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल्स होते हैं, ढूंढ लो। पहला कौन सा आता है? टॉप, नंबर 2 मिडल एंड तीसरा लोअर लेवल पे। तीनों लेवल्स पे कुछ मैनेजर्स होते हैं जो लोग स्ट्रेटेजीज डिफाइन करते हैं एंड डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन आगे मूव ऑन करता है। यहाँ पे एक एसबीओ का एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एसबीओ का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट वो है जो अपने आप में एक प्रॉफिट सेंटर है। ये पर्टिकुलर यूनिट इनका जो भी पर्टिकुलर मैनेजर होगा ये अपने यूनिट की स्ट्रेटेजी खुद डिफाइन करता है एंड यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता है तो शाबाशी मिलती है, अगर लॉस होता है तो उसी को जवाब देना है। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। तो ये एसबीओ वाला कॉन्सेप्ट था। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट हमारे हो चुके हैं। आज जो प्यारा कॉन्सेप्ट है माइट भी ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो ये क्लास कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन गवर्नमेंट एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ सुने क्या? हाँ सुने, बहुत से एनजीओ सुने। बीइंग ह्यूमन ये भी एक पर्टिकुलर एनजीओ ही है डेफिनेटली। लेकिन पॉइंट ये है कि सर स्ट्रेटेजीज जो यूजुअली है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है? तो क्वाइट ऑब्वियस है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि द रीजन भी उनका प्राइमरी मोटिव ये है टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। जितना प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं उतना बहुत ज्यादा वो एडवांटेज पोजीशन पे होंगे, तो इसके लिए उनके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। लेकिन एनजीओस के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या लेना देना है ना भाई? डेफिनेटली है। एनजीओस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक क्या है? बेसिक क्या है? ये आपको आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प करता है। आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट हो, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स हो, या फिर आपका बेसिक इंटेंशन ये हो कि आपका जितना भी फंड आ रहा है वो आप पब्लिक वेलफेयर के लिए यूटिलाइज करना चाहते हो। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हर एरिया में काम में आएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख लेना कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये एनजीओस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ना। सो इतना इंपॉर्टेंट कि द रीजन भी अगर फंड प्रॉपर्ली मैनेज नहीं होता है तो क्वाइट ऑब्वियसली फंड मिलना बंद हो जाएगा एंड डेफिनेटली वो एनजीओ हमें शट डाउन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि एनजीओ में जितना भी फंड आ रहा है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए या बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलो देखते हैं सर एग्जाम क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ डेफिनेटली, यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन हर 1 या 2 अटेम्प्ट के बाद पूछे जाते हैं एंड मेक श्योर कि ये हमें लिखना जमना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलो चेक करें, 1 मिनट। कॉन्सेप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये डिस्कशन क्यों हो रहा है इसके बारे में मत सोचना। हाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि फर्स्ट पैरा जो अभी मैं पढ़ूंगा तो उसमें ये पूरा थीम कवर्ड हो जाता है, लेकिन नीचे का जो डिस्कशन है वो पढ़ने के टाइम पे ऐसा लगता है यार ये तो इररिलेवेंट काइंड ऑफ लग रहा है। हाँ इररिलेवेंट होगा, लेकिन है तो है, जैसा भी है टैकल करोगे, है ना। चलो फोकस करो। सिर्फ 15 मिनट में ये पर्टिकुलर चैप्टर ओवर एंड आउट। ये आप बार बार क्यों बोलते हो कि सर यार कितने मिनट का लेक्चर होने वाला है? इससे बॉयज को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है, बस इतना सही पढ़ना है। ओके चलो कोई देखो, फर्स्ट पैरा कोई काम का नहीं, सेकंड पैरा से लोगे ब्रैकेट। द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली बाय काउंटलेस नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ब्रैकेट कंप्लीट, है ना। अब वो बोल रहे काउंटलेस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को यूज करते हैं, है ना। इसके नीचे क्या पैरा, कंपेयर्ड टू फॉर प्रॉफिट फर्म्स, compared to for-profit firms, non-profit and governmental organization often function as a monopoly, produce a product or service that offers little or no measurability of performance and are totally dependent on, underline करो। ये strategic management इतना important क्यों है? तो देखो क्या बोल रहा है, and they are totally dependent on outside financing, है ना। अब सुनो,
इसे क्लासिक एग्जाम्पल है। उन्होंने बोला है कि यूजुअली जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एनजीओज होते हैं, तो यूजुअली ये ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे सर्विसेज डिलीवर करते हैं जिसमें इनकी मोनोपोली है। फॉर एग्जांपल आपका ये रेलवेज में क्वाइट ऑफ से गवर्नमेंट की मोनोपोली है, यहाँ पे अभी प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है। हाँ, सुनने में आ रहा है कि ये लोग प्राइवेटाइजेशन के मूड में है, लेकिन फॉर द टाइम यहाँ पे अभी तक के कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं है। तो ऐसे जो पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स है गवर्नमेंट के, तो यहाँ पे यूजुअली ये लोग आउटसाइड फाइनेंस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। तो इनका कहना है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सही होना चाहिए सो दैट वहाँ पे फाइन जो पर्टिकुलर फंडिंग्स है आउटसाइड एजेंसी से वो आपको मिलता रहे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। देखो नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशली फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एन एक्सीलेंट व्हीकल फॉर डेवलपिंग एंड जस्टिफाइंग रिक्वेस्ट फॉर नीडेड फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। तो इसके ये पूरे पैरा में इन्होंने एक लॉजिक दे दिया कि एनजीओस के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, ओके, गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं 3 सेक्टर का यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। पहला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, नंबर 2 मेडिकल इंस्टीट्यूशन होगा, है क्या, मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एंड तीसरा गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट। तो ये ऐसे 3 कोर डिपार्टमेंट्स है, 3 कोर एनजीओज है जहाँ पे यूजुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एप्लीकेशन लगता है। ठीक है, अब डिस्कशन जो है वो 3 सेक्टर के आजू बाजू ही घूमेगा। सुनो, ये 3 सेक्टर कौन से, ये 3 एनजीओज के कैटेगरीज है जहाँ पे यूजुअली स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एप्लीकेशन होता है। चलो बेसिक डिस्कशन है, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं, ज़्यादा लोड लेने का नहीं, जितना मार्किंग करके दे रहा हूँ उतना लिखोगे। ठीक है, चलो देखो, पढ़ो मैं साथ में तुम लोग, चलो गुड, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, देखो पहला कैटेगरी आ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जब मैं कौन सा पढ़ूँ तो आईसीआई को अपने माइंड में रखना। ओए ढुकलो, जब मैं कौन सा पढ़ो तो आईसीआई को अपने माइंड में रखना। चलो देखो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स मोर फ्रिक्वेंटली। रिचर्ड, ये भाई साहब है, ये कौन से भाई साहब थे, ये हमारे क्या कहते हैं CMU नाम की यूनिवर्सिटी है, इसके ये 6वें प्रेसिडेंट थे। सर पहले 5 प्रेसिडेंट नन ऑफ आवर बिजनेस, बस इतना इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखो कि जो ये एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, CMU यूनिवर्सिटी है, इसके 6 प्रेसिडेंट थे। इनका क्या डायलॉग था वो सुनो, है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू रिचर्ड द प्रेसिडेंट ऑफ CMU, हाँ यस, CMU सेज, इन भाई साहब के विचार देखो, सुनो इनके थॉट्स सुनो, है ना। I believe we do a far better jobs of strategic management than any company I know. The significant change in the competitive climate has taken place in the educational environment. Hence, they are adopting different strategies for attracting best students. ये तुमसे बेटर कौन जानता है? Yes, definitely. एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट हो चुका है, पढ़ाने का तरीका भी चेंज हो गया, एंड क्वाइट ऑब्वियसली आजकल वर्चुअल क्लासेस का तो वो क्या है, क्या बताओ, है ना। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टूडेंट्स को, बेस्ट स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रखे जाते हैं, नए नए फीचर्स डिस्प्ले किए जाते हैं, सो दैट अच्छे स्टूडेंट्स हमारे पास आए एंड अकॉर्डिंगली हमारा पासिंग परसेंटेज इंप्रूव हो। यस डेफिनेटली, स्कूल लेवल पे भी यही होता है ना। इसके आगे, द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैव आल्सो जॉइंड हैंड्स विद इंडस्ट्रीज इन ऑर्डर टू डिलीवर एजुकेशन टू मेक ग्रेजुएट्स मोर एम्प्लॉयबल। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। ये प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अरे ध्यान से पढ़ो वो सेंटेंस, वो प्राइवेट प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। अरे ना, हमारे आईसीआई ने बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के साथ टाइप किया है, तो यूजुअली ये लोग कैंपस कंडक्ट करते हैं एंड यही कंपनीज वहाँ पे आते हैं एंड यूजुअली ये लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। तो इनका बेसिक फंडा ये है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आज के तारीख में बहुत आगे मूव ऑन कर चुके हैं विद रिगार्ड टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, ओके गुड। तो बस इतना ही कॉन्सेप्ट, एग्जाम में ये वाला पार्ट नहीं पूछते। इसके नीचे मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर एक दो बार क्वेश्चन पूछे, चलो चेक करो। मेडिकल इंस्टीट्यूशन, सुनो, अभी इतने पेंडेमिक में आपको ये सुनने में आ रहा होगा, कोविड-19 के केसेस में यूजुअली अभी डोर टू डोर मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो चुके हैं। अभी तो सुनने में भी आ रहा है कि जैसे ये तुम्हारा अमेजोन एंड ऑल दैट, तो ऐसे कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स है जो डायरेक्ट मेडिसिन आपके घर पे डिलीवर कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा ऑफर भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, 15 to 20%, 30% तक के फ्लैट ऑफर्स दे रहे हैं ना। तो ये एक तरीका हुआ, है ना, जहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत काम में आ रहा है ना। ये स्ट्रेटेजीज ही है जो इनको ये नए नए इनोवेटिव्स लेने में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये एक है। नंबर 2, अभी सुना होगा एडवर्टाइजमेंट में भी चल रहा है कि पेशेंट
अपने यूएस में तो बहुत कॉमन है। यूएस में तो ऐसा है कि आपको कहीं सर्दी जुकाम कुछ भी हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ वर्चुअली उससे कांटेक्ट कर सकते हो एक पर्टिकुलर ऐप के थ्रू। तो वहाँ पे डॉक्टर्स लाइव अवेलेबल होते हैं, उनसे पूछो, उनको बताओ अपने सिम्टम्स क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वो आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर देंगे। मेडिसिन लिख के देते हैं, रिकमेंड करके देते हैं, वो मेडिसिन ले लो, आपका मैटर क्लियर है, ओवर एंड आउट। ऑनलाइन पेमेंट भी कर दो फीस का। तो इस तरीके से तो ये सारा एक एस्पेक्ट है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, जिसका डिस्कशन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। ये इसलिए पहले बता दिया कि पढ़ने के टाइम पे आपका एक माइंड में एक रॉ अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हाँ विशाल से किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो देखो, मॉडर्न हॉस्पिटल्स आर क्रिएटिंग न्यू स्ट्रेटेजीज टुडे एज एडवांस इन द डायग्नोसिस as advances in the diagnosis and treatment of chronic diseases are undercutting that earlier mission. Yes, diagnosis and treatment of chronic disease. What a chronic disease? मतलब जो बहुत लंबे समय के लिए चलता है। फॉर एग्जांपल डायलिसिस, सुना है डायलिसिस? डायलिसिस में क्या होता है कि आपको हर अल्टरनेट डे या कुछ लोगों को डेली बेसिस पे डायलिसिस के लिए जाना होता है। जो मेडिकल फील्ड से उनको समझ में आ रहा होगा व्हाट डू मीन बाय डायलिसिस। इसमें क्या होता है, ब्लड चेंज प्यूरिफिकेशन की प्रोसीजर होती है। तो आपको हर डेली बेसिस पे डायलिसिस सेंटर में जाना होता है, आपका ब्लड प्यूरिफाई किया जाता है। बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, इसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे तो बेटर है। तो जो ये लॉन्ग टर्म डिजीज है जो सालों के साल चलती है, तो ये क्रोनिक डिजीज में आते हैं। तो देखो आगे, हॉस्पिटल्स आर बिगनिंग टू ब्रिंग सर्विसेज टू द पेशेंट। जो मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि पहले क्या होता था, पेशेंट डॉक्टर के पास जाते थे, अब क्या हो रहा है, डॉक्टर्स पेशेंट के पास आ रहे हैं। अरे है ना, ब्लड सैंपल्स के लिए पहले आपको ब्लड सैंपल देने जाना पड़ता था, अभी जैसे भी कॉल कर दो तो आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट करने के लिए लोग घर पे भी आते हैं। नहीं देखा, पूछ लेना किसी से, है ना। हॉस्पिटल्स आर बिगनिंग टू ब्रिंग सर्विसेज टू द पेशेंट एज मच एज ब्रिंगिंग द पेशेंट टू द हॉस्पिटल। पैथोलॉजिकल लेबोरेटरीज हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग डोर टू डोर सैंपल्स। ठीक है, ओके डन। चलो ब्रैकेट कंप्लीट करो, फिलहाल इतना ही, है ना। इसके बाद सेकंड पैरा में सुनो, अब कुछ कीवर्ड्स आएगा, उसका प्रॉपर डिस्कशन, अच्छा प्यारा डिस्कशन होगा। देखो, अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटेजी इसे इन्वर्टेड कॉमा में लो। अ सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रेटेजी किया इन्वर्टेड कॉमा में, यस। चलो देखो, a successful hospital strategy for the future will require renewed and deepened collaboration with physicians who are central to hospital well-being and a reallocation of resources from acute to chronic care. Bracket complete, बस इतना ही। एक क्या बोला सर, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा, ध्यान से पढ़ो क्या बोलना चाहते हो, पढ़ लो एक बार। हाँ, अभी ये मुझे बोलो, अकोला में अगर आप 10 साल पीछे चले जाओ तो वहाँ पे कोई सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल था क्या? था क्या? नहीं था। आज के तारीख में अरे कितने तो सुपर स्पेशलाइजेशन हॉस्पिटल बन चुके हैं। डेफिनेटली इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट सभी को पता है, एक तो आइकॉन है एंड नंबर 2 ओजोन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है एंड डेफिनेटली यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो भी एक पर्टिकुलर ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है जिसने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा है एंड इन लोगों ने डॉक्टर्स के साथ टाइप करके रखा है एंड ये सारे डॉक्टर्स वहाँ पे जाके, इनके प्राइवेट क्लिनिक्स भी है एंड ये आइकॉन एंड ओजोन में जाके सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। क्वाइट ऑब्वियसली ये अपने रेवेन्यू अर्न भी करते हैं वहाँ से। तो डेफिनेटली फ्यूचर ये है, अभी जो स्ट्रेटेजी ये है कि एक बड़ा सा, इनकेस अगर आपके घर पे भी कोई डॉक्टर बन रहा होगा तो आप जब डॉक्टर बन जाते हो या वो पर्टिकुलर पर्सन डॉक्टर बन जाए तो इनफैक्ट ट्रेंड अभी ये शुरू हुआ है कि आप मार्केट में से बोल दो कि मुझे हॉस्पिटल सेटअप करना है, वहाँ पे नहीं तो कम से कम 10 एक लोग भाग के आएंगे कि सर जगह मेरी, पूरा कंस्ट्रक्शन में करके देता हूँ, पूरा हॉस्पिटल में बना के देता हूँ, सिर्फ आपको वहाँ पे सर्विसेज देनी है। आपको हर महीने के ₹1,00,000 मिल जाएगा, 1.5 लाख मिल जाएगा, 2 लाख मिल जाएगा, एज पर एग्रीमेंट जो भी है, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट मेरा रहेगा एंड पूरा प्रोजेक्ट मेरे अंडर में काम करेगा, सिर्फ आपको वहाँ पे आके सर्विसेज रेंडर करना है। तो इस तरीके से भी आज की तारीख में स्ट्रेटेजीज बन रहे हैं। देखो आगे नेक्स्ट पॉइंट, है ना। हाँ, इसी के नीचे बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजीज इंपॉर्टेंट करो। बैकवर्ड इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, यस। बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऐसे दो इंटीग्रेशंस होते हैं। आगे जाएंगे हम आगे जब जाएंगे तो ये स्ट्रेटेजीज और डिटेल में डिस्कशन होंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लो व्हाट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब सप्लाई चेन। सप्लाई चेन समझ में आता है क्या? सप्लाई चेन मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर टू कस्टमर, ये पूरा सप्लाई चेन है ना। तो यूजुअली यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो रिटेलर है वो पीछे वाले सप्लाई के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझ में आ रहा है? तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल
मेरे यहाँ पे जो ओजोन है या ये जो पर्टिकुलर आइकॉन हॉस्पिटल्स है, तो ये लोग क्या करें, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब ये लोग एम्बुलेंस वालों के साथ टाई अप करते हैं एंड जो भी पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है उनके साथ टाई अप करते हैं, डायरेक्ट टाई अप करते हैं कि भैया आप पेशेंट को डायरेक्ट लेके आओ, आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, हमारे पेशेंट को उसके अगेंस्ट में जो भी चार्जेस है हम आपको पे आउट करेंगे। तो दैट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अब सुनो कौन सा backward integration strategies that some hospitals are pursuing that includes acquiring ambulance services, वेस्ट डिस्पोजल सर्विसेज एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ब्रैकेट कंप्लीट है ना। एकॉन में जाओगे या ओजोन में जाओगे तो वो बोल रहे हैं कि एक काम करो, ये टेस्ट करवा लो, नीचे ही लैब है, अब वहाँ पे जाके डायग्नोस्टिक सेंटर वहाँ पे चले जाओ, आप MRI करवा लो, वहीं पे ब्लड टेस्ट करवा लो, सब चीज़ें अंडर वन रूफ, सब चीज़ें यही हो जाएगा। इन शॉर्ट यहाँ पे हॉस्पिटल वालों ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। वर्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन मतलब जो पीछे से सर्विसेज देने वाले हैं उनके साथ डायरेक्ट टाइप कर दिया तो अंडर वन रूफ सब चीज़ें यहीं पे अवेलेबल हो जाएगा। दो प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट, एक तो सक्सेसफुल हॉस्पिटल स्ट्रैटेजी, आज की तारीख में स्ट्रैटेजी क्या है वो एक था, एंड नंबर 2 व्हाट डू मीन बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रैटेजी। डन याद रख के? ओके चलो बस इतना ही। तो एग्जाम में इतना ही लिखना है। लास्ट पैरा में सिर्फ आप मार्किंग कर लो, रोल ऑफ इंटरनेट ऐसा लिख के रखो साइड में, रोल ऑफ इंटरनेट। एंड जो दो एग्जांपल मैं आपके साथ डिस्कस किए ना, ओजोन हॉस्पिटल, वो वहां पे लिख के रखो, ओजोन और आइकॉन जो भी है लिख के रखो, सो दैट जब भी आप पढ़ोगे तो आपको क्लिक होगा कि हाँ ये एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कशन में लिया था। लास्ट पैरा के साइड में लिख देना रोल ऑफ इंटरनेट। जो मैं बोल रहा हूँ ना कि पेशेंट एंड डॉक्टर्स ऑनलाइन चैटिंग करके या ऑनलाइन बातचीत करके वर्चुअली एक दूसरे को सर्विसेज डिलीवर कर सकते हैं। देखो उसमें लिखा है द होल स्ट्रेटेजी लैंडस्केप ऑफ हेल्थ केयर इज चेंजिंग बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इंटेल रिसेंटली, देखो अब क्या बोल रहा है, Intel recently began offering a new secure medical service whereby doctors and patients can conduct sensitive business on the internet such as sharing results of medical tests and prescribing medicines, है ना। अब ये ऑनलाइन होने लगा है। इंडिया में अभी तक नहीं आया है, लेकिन यूएस में ये बहुत कॉमन ट्रेंड हो चुका है। यूजुअली वहाँ पे कोई डॉक्टर्स के पास नहीं जाता, अगर छोटी मोटी बीमारी है तो सिर्फ वर्चुअली कांटेक्ट कर लो, डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, पेमेंट कर दो ऑनलाइन एंड वो आपको इसके अगेंस्ट में आपके डायग्नोस करके आपको प्रिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, ओके। लास्ट कॉन्सेप्ट गवर्नमेंटल एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट, लास्ट कॉन्सेप्ट है। चलो गवर्नमेंट एजेंसीज क्या बोल रहा है, Central, state, municipal agencies, public sector units, departments are responsible for formulating, implementing and evaluating strategies that use underline करो, very important। गवर्नमेंट एजेंसीज को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या बेनिफिट है? अरे क्वाइट ऑब्वियस है ना। जो भी गवर्नमेंट है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल में बीजेपी है तो क्वाइट ऑब्वियस है मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपसे टैक्सेस लेती है एंड यही टैक्सेस आपके डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करती है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा फंड मैंने किस तरीके से एलोकेट करना है, तो देखो लास्ट पॉइंट, यस दैट यूजेस टैक्स पेयर्स मनी इन द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड सर्विसेज एंड प्रोग्राम, ब्रैकेट कंप्लीट। बस इतना ही, ठीक है, क्लियर है? ओके चलेगा। तो फिलहाल हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ओवरऑल 4 से 5 सेशन। अगर ये लाइव लेक्चर्स होते, फेस टू फेस लेक्चर होते तो डेफिनेटली मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने में सिर्फ 3 लेक्चर्स लगते हैं, दैट्स इट। लेकिन ये वर्चुअल है तो थोड़ा सा टाइमिंग मुझे देखना पड़ता है। बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स बना दो तो बफरिंग में इश्यूज आ रहे हैं। फॉर दैट रीजन 20 to 25 का ये ड्यूरेशन रखा है मैंने, इसलिए यहाँ पे 1-2 सेशंस बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलता है, अपने को क्या लेना देना उसे। लेकिन फिलहाल ये चैप्टर ओवर एंड आउट, एंड अभी यहाँ पे आपके ऊपर EIS चैप्टर नंबर 2 एंड SM चैप्टर नंबर 1 ये आपका ड्यू हो चुका है टेस्ट के लिए। प्रिपेयर करके रखो, पता नहीं नीरज से कब टेस्ट डिक्लेयर कर दे। ठीक है, ओके। फिलहाल और कोई क्वेरीज हो, कुछ दिक्कतें हो कि सर SM में नहीं हो रहा है मेरा ब्रश अप या जो भी है, मेक श्योर जो भी है क्वेरीज अभी पूछ लेना, क्योंकि जैसे मैं आगे मूव ऑन करूँगा आपका ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा एडजस्टमेंट के लिए। तो जो भी करना है, जिस तरीके से करना है वो अभी पूछ के कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।